नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महीने भर से जिस तरह गांधी परिवार की घेराबंदी हो रही है, स्टेप बाय स्टेप जिस तरह ईडी इस परिवार पर शिकंजा कस रही है, उससे दिल्ली में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या मोदी जी राहुल और सोनिया गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। अब लाख टके का सवाल यह है, क्या मोदी वाकई जेल भेजना चाहते हैं। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सलाखों के पीछे डालना, जेल भेजना एक बहुत बड़ा सवाल है। और कुछ जानकार कह रहे हैं कि मोदी और शाह शिवसेना की तरह, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरह, या बसपा की तरह, या बाकी रीजनल पार्टीज की तरह कांग्रेस को भी बर्फ लगाकर सुलाना चाहते हैं, दफन करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। अब दोस्तों, मैंने कई कांग्रेस के नेताओं से बात करी, अमित शाह और मोदी से जुड़े कुछ लोगों से दिल्ली में बात करी, ईडी के सोर्सेस से बात करी और कोशिश करी कि इस सवाल की जड़ में जाएं और ये समझने की कोशिश करें कि देश में वाकई होने क्या चाह रहा है। और हाँ, मैंने इस स्टार रिपोर्टर से भी बात करी, अशोक वानखेड़े, जो बेखौफ बोलते हैं और जब बोलते हैं आपको मालूम है सरकारें हिलती। इनको भी आप सुनेंगे आज इस विषय पे और तमाम बड़े खुलासे आज करने जा रहे हैं। कोशिश मेरी यही होगी कि पूरी पिक्चर क्रिस्टल क्लियर करूं, एकदम साफ करूं कि आप आसानी से समझ जाएं। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि मोदी और अमित शाह के जहन को पढ़ने की भी कोशिश की जाए, वो जहन जिसे समझना और डिकोड करना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों, जो लोग मोदी और शाह को बरसों से जानते हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, उनका यह मानना है कि मोदी और शाह इन पर जो बुरी गुजरती है, इनके साथ जो बुरा होता है, उसे भूलते नहीं है। और अंग्रेजी में कहा गया है, नीदर फॉरगेट नर फॉरगिव, ना माफ करते हैं ना भूलते हैं। तो एक चीज तो बहुत ऑब्वियस है, बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह का सलूक मोदी के साथ हुआ या अमित शाह को जेल भेजा गया, कहीं ना कहीं वो जो बदला है वो तो लेके रहेंगे। ये एक धारणा है न्यू बीजेपी में। लेकिन इसके अलग हटके, इससे इतर हटके कुछ रीजंस हैं। अगर आप देखें, सबसे पहला रीजन कि मोदी और शाह जेल भेजकर ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हैं, कांग्रेस को टेस्ट करना चाहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिंग वाटर्स, आंकना चाहते हैं कि पब्लिक इनके साथ कितना खड़ी होती है, काडर कितना आंदोलित होता है और कितने दिन तक कांग्रेसी सड़क पर रहते हैं जब राहुल और सोनिया जेल में हो। तो एक ये रीजन है, टेस्टिंग वाटर, भांपना, आंकना, मिजाज को समझना, जनता का मूड को समझना। एक और कारण है, जेल भेजने का एक और कारण यह भी बताया जा रहा है कि मोदी ये प्रूव करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं जनता को कि ये जो मुख्य विपक्षी दल है, ये जो सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी है, इसके टॉप में भी करप्शन है, इसके सबसे सर्वोच्च स्तर पर भी भ्रष्टाचार है और हमने भ्रष्टाचार के आरोप में इन दोनों को जेल भेज दिया। ये एक संदेश देना चाहते हैं लोगों को और बीजेपी और आरएसएस के समर्थकों को भी। और तीसरी चीज ये है कि कांग्रेस को डिस्टर्ब कर देना। और डिस्टर्बेंस से मेरा तात्पर्य यह है कि जिस वक्त राहुल और सोनिया अगर जेल में जाते हैं, और क्योंकि ईडी का केस है, जल्दी जमानत नहीं होती, टेक्निकल मामले होते हैं बहुत से, ऐसे में कांग्रेस के अंदर फूट हो सकती है। कांग्रेस के कई नेता जो हैं टूट के बीजेपी में जा सकते हैं। इस दमन से डर सकते हैं और पार्टी 2024 के लिए फाइनल खेलने के लिए, फाइनल का मुकाबला करने के लिए 2024 से पहले डिस्टर्ब की जा सकती है। अब दोस्तों, एक लीडर के तौर पर मोदी जिद्दी तो है, लेकिन झुकना भी जानते हैं। उनको पता है कि अगर बाजी थोड़ी सी भी पलटती दिखी उन्हें तो झुक जाएंगे। जैसे किसान आंदोलन में बैकफुट पर आ गए, तो बैकफुट के भी खिलाड़ी हैं मोदी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट फुट पर हैं। और इसलिए
कुछ सलाहकार मोदी के ऐसे हैं जो उनको कह रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए कि नहले पे दहला पड़ जाए, ऐसा ना हो जाए कि आप राहुल को जो भेज रहे हो जेल, वो कहीं हीरो बन के ना लौटे। तो सबसे पहला कारण है कि जेल भेजकर कहीं राहुल गांधी का हाल इंदिरा गांधी जैसा ना हो जाए, जिसमें जो गलती मोरारजी देसाई ने करी थी वो गलती मोदी नहीं करना चाहते। यानी जेल से लौटकर वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी एक बड़े लीडर के तौर पर इमर्ज हों, एक क्रेडिबल लीडर बने और साख उनके साथ जुड़े, हिम्मत उनके साथ जुड़े और कहीं ना कहीं उनका जो जनता में प्रभाव है वो पड़े, जो अब तक नहीं है। ऐसा भी एक सोच है मोदी की। एक और कारण, एक दूसरा कारण ये है कि ये जो मामला है नेशनल हेराल्ड का, ये कोई पर्सनल केस नहीं है, ये कोई व्यक्तिगत केस नहीं है, ये कोई जमीन हड़पने की, पैसा हड़पने की, कोई धंधा करने की, कोई बैंक के खातों में अपने पैसे की, ये पर्सनल करप्शन का केस नहीं है। और इसलिए इसका भी एक इफेक्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं ये बूमरैंग ना कर जाए। इससे भी मोदी जी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सहानुभूति अल्टीमेटली सोनिया गांधी, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, बीमार रहती हैं, और राहुल गांधी, सहानुभूति इनके पक्ष में ना चली जाए जनता की, क्योंकि मामला इतना मजबूत नहीं है। अब जो मोदी के सलाहकार हैं उनको ये भी बता रहे हैं कि नेशनल हेराल्ड का जो केस है ये कांग्रेस पार्टी का, एसोसिएटेड जर्नल का, यंग इंडियन एक कंपनी का जिसमें तमाम कांग्रेस के नेता थे, उसका मामला है। और ज़्यादातर ये मामला फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का है, जिसमें कुछ प्रोसीजरल फॉल्ट्स हुए, जो प्रक्रिया है वित्तीय, वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए इस मामले में अगर राहुल गांधी को जेल भेजा जाएगा तो हो सकता है इसका लाभ बाद में उन्हें मिले, और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाए। तो ये भी एक डिलेमा है, ये भी एक दुविधा है मोदी की। हालांकि जेल तो भेजना चाहते हैं वो। और जाहिर तौर पर अब आप सुनना चाहते हैं अशोक वानखेड़े को, उनके खुलासे। लेकिन अशोक वानखेड़े को सुनने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी नज़र आप नेशनल हेराल्ड केस, ये जो घपला है जिसको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि यही वो केस है जिसके आधार पर मोदी और शाह सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को जेल भेजना चाहते हैं। तो एक बार ये केस देख लेते हैं और मैं बहुत आसानी से, सहजता से समझाऊंगा सिर्फ 1 मिनट में। अब दरअसल ये जो नेशनल हेराल्ड है ये ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन है, जिसमें एक अंग्रेज़ी अखबार नेशनल हेराल्ड है, एक हिंदी अखबार नवजीवन और एक उर्दू अखबार कौमी आवाज़। 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने के लिए ये अखबार, हिंदुस्तानी अखबार शुरू किए थे। और उस वक़्त जो कंपनी थी वो थी AGL, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड। उसमें नेहरू जी थे और तमाम बड़े कांग्रेसी, आप कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर, इस अखबार को चलाते थे। लेकिन धीरे धीरे सरकारें बदलती गईं और इस अखबार का बड़ा बुरा हाल हो गया, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे। और 2002 में इस एसोसिएटेड जर्नल के जो चेयरमैन थे वो मोतीलाल वोरा थे, जो कोषाध्यक्ष थे कांग्रेस के। और फिर ये एक बात सामने आई कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार हुकूमत में है तो क्यों ना जो सैकड़ों पत्रकार हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, कम से कम इनकी तनख्वाह का, ग्रेच्युटी का इंतज़ाम किया जाए। इनको किसी तरह से अभी तक जो पैसे नहीं मिल रहे, कंगाली की हालत में, इनको किसी तरह से सैकड़ों की तादाद में, बॉम्बे में, दिल्ली में, लखनऊ में। और तब ये सोचा गया कि भाई कुछ व्यवस्था कांग्रेस करे, क्योंकि कांग्रेस तब सत्ता में थी। 2010 में एक कंपनी खोली गई, नॉट फॉर प्रॉफिट, यंग इंडियंस, जिसमें सोनिया गांधी थे, राहुल गांधी थे, ऑस्कर फर्नांडिस थे, मोतीलाल वोरा थे उसके बोर्ड में। और फिर इसमें 90 करोड़ रुपया, तकरीबन 90 करोड़ रुपया एक फ्री लोन के तौर पे कांग्रेस पार्टी से दिया गया कि हम एक फ्री लोन आपको दे रहे हैं। और उसी बीच 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने एक कंप्लेंट दिल्ली की अदालत में फाइल कर दी। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा घपला है। कुछ नहीं हुआ। खैर साहब, 2014 में जब मोदी जी आ गए तो फिर कोर्ट ने फिर से तेज़ी दिखाई, सुब्रमण्यम स्वामी ने तेज़ी दिखाई, और फिर एक समन भेजा गया सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को। और इससे पहले कि सोनिया और राहुल इस मामले को सीरियसली लेते, 2014 में ईडी ने
अपने जांच शुरू कर दी, ईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी। यानी इस पूरे पिक्चर में ईडी भी आ गई कि भाई ये जो पैसा 90 करोड़ आया है कैसे आया, कहाँ से आया। और कुल मिलाकर जो मुझे लगता है कि जिस वक्त ये मामला आया था सुब्रमण्यम स्वामी का 2012 में, उस वक्त अगर कांग्रेस हाईकमान ध्यान देती, कायदे से परसू करती, तो आज ये नौबत ना आती। आप कह सकते हैं केयरलेसनेस, या सत्ता में बैठ के जब आदमी भूल जाता है कि ऐसा भी हो सकता है, इसकी वजह से ये मामला बढ़ता गया। और आज की तारीख में जब 2024 का फाइनल करीब है, तो ये जो नेशनल हेरल्ड है, जिसमें से एक पैसा पर्सनल यूज़ के लिए गांधी परिवार या किसी कांग्रेस नेता ने नहीं लिया है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। आज ये नेशनल हेरल्ड केस एक हथियार बन गया है मोदी और शाह के लिए कि किस तरह से इस हथियार को लेकर सबक सिखाया जाए सोनिया, राहुल एंड कंपनी को। और अब आप सुनना चाह रहे होंगे अशोक वानखेड़े को, आप सुनना चाह रहे हैं वो खुलासे, वो बातें अंदर की जो शायद गोदी मीडिया कहने से डरती है। तो सीधे चलते हैं वानखेड़े जी के पास। और हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े, जिनके सुनने के लिए आप हमेशा बेताब रहते हैं। और आज बात कांग्रेस की होगी, क्योंकि दिल्ली में तकरीबन 25-30 साल से अशोक वानखेड़े कांग्रेस पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। वानखेड़े साहब, पहला सवाल और बड़ा सीधा सवाल, क्या मोदी ने वाकई मन बना लिया है, अमित शाह ने मन बना लिया है कि इस बार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल भेजना है? और इसलिए हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कभी ऑफिस सील किया जा रहा है, कभी सोनिया गांधी को बुलाया जा रहा है, इंट्रोगेशन हो रहा है, राहुल गांधी का हो रहा है, फिर कांग्रेस मुख्यालय पर भी ऐसा सुना जा रहा है काफी पुलिस है, वहां पर भी तलाशी होनी है, और 10 जनपद पर भी छापे पड़ने हैं। इसको हम क्या देखें कि क्या जेल की तैयारी है? देखिए, जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये गुजरात में थे, तो गोधरा कांड पे नरेंद्र मोदी के ऊपर जो सीबीआई की इंक्वायरी हुई, लगातार उनको 8-8 घंटा बैठना पड़ा और अमित शाह को तो तड़ीपार होना पड़ा। उसके बाद में कोर्ट से रिलीफ मिला, फिर बाद में कोर्ट से सबको क्लीन चिट मिली। वो कैसी क्या हुई वो तो एक बहुत बड़ा इशू है अलग। लेकिन तभी से जो नेचर नरेंद्र मोदी जी की है, वो भूलते नहीं चीजों को। तब से उन्होंने पहला टारगेट तो रखा चिदम्बरम का, क्योंकि चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उनके कार्यकाल में ये सब हुआ था। तो चिदम्बरम को कैसा दीवार से कूदा कूदा के घर से घुस के निकाल के जेल में डाल दिया। फिर वो जमानत पे है, चिदम्बरम के बेटे जमानत पे है। उसके बाद फिर गांधी परिवार को टारगेट किया गया, और अब सोनिया गांधी, राहुल गांधी भी ईडी के नेट में आ गए। और फिर 50-50, 58-58 घंटे लगातार पूछताछ हुई। सोनिया गांधी की वृद्धावस्था और उनकी बीमारी ये देखते हुए भी उन्हें भी 8-8 घंटे बोलना पड़ा। सबसे वयोवृद्ध जो अभी 80 साल के आसपास पहुंच चुके हैं, खरगे साहब, वो राज्यसभा में चलते सदन में उनको ईडी का समन्स मिलता है। ये सारी बातें इसको इंडिकेट करती है कि ये कहीं ना कहीं बदले की भावना से की हुई कार्रवाई है। अब दीपक जी, जब मैं बदले की भावना से कहता हूं तो पाठक भी कहते होंगे कि भाई कोर्ट में भी मामले गए, आरोपित भी है। मैं बदले की भावना से इसलिए कहता हूं क्योंकि मेरा सीधा सवाल सत्ताधीशों को यह होता है, यदि ईडी की कार्रवाई होना यह भ्रष्टाचार का पैमाना है, ईडी की कार्रवाई होना यह राष्ट्रद्रोह का पैमाना है, ईडी की कार्रवाई होना यह कानून को तोड़ने का पैमाना है उस आरोपी द्वारा, तो फिर ऐसे कई आरोपी हैं जिनकी ईडी ने संपत्तियां जब्त की हैं और उनके भरोसे बीजेपी की सरकारें चल रही है। ये कुल मिला के लड़ाई गांधी परिवार और कांग्रेस को समाप्त करने की है। सभी लोग जानते हैं कि जब गांधी परिवार समाप्त हो जाएगा तो फिर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहेगा। मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी राजनीतिक दल कभी समाप्त नहीं होता किसी एक के हठ धर्मी के कारण। याद करिए 3 अक्टूबर 1977 का वो दिन, जब इंदिरा गांधी को अरेस्ट किया गया था इमरजेंसी के बाद। इमरजेंसी का तो वाकई इस देश ने भुगतान बहुत भोगा था। इमरजेंसी में तो संविधान ही सस्पेंड था। ये देश की जो जनता है वो बदलाव बैलेट से लेना चाहती है।
बदलाव एजेंसियों के द्वारा नहीं लेती। तो उन्होंने इंदिरा गांधी को हाशिए पे ला दिया और एक नया प्रयोग जो जयप्रकाश नारायण जी ने किया, उसकी परिणति ये हुई कि देसाई साहब प्राइम मिनिस्टर बने, मोरारजी देसाई जी प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री बने। लेकिन फिर उन्होंने वही गलती की कि इंदिरा जी को अरेस्ट किया और तमाम इमरजेंसी के पाप एक अरेस्ट ने धुल दिए। 16 घंटे की वो अरेस्ट ही थी। दूसरे दिन जी। उनको तुरंत जमानत हो गई और छूट गई वो। लेकिन वो 16 घंटे, आने वाले 16 साल पूरे विपक्ष पे इतने भारी पड़ गए कि विपक्ष तहस नहस हो गया। इंदिरा गांधी ताकत के साथ वापस आ गई और फिर से कांग्रेस की सत्ता स्थापित हुई। एक ये चीज इतिहास भाऊ ज्यादा यहाँ पुराना पूछना, नहीं है। भाऊ यहीं आपने इतिहास की बात करी, आप पीछे ले गए, मैं आपको आगे ले जाना चाह रहा हूं। अगर राहुल गांधी को जेल भेजा गया और मान लीजिए ईडी का केस है, 2-3 महीने लग गए, 2-3 महीने में क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? क्या उनको लगता है कि कोई दूसरी लीडरशिप कांग्रेस में इमर्ज होगी, एकनाथ शिंदे टाइप, और कांग्रेस का जो है सुपड़ा धीरे धीरे साफ होने लगेगा? या फिर 3 महीने 4 महीने के बाद, या जो भी समय वो जेल में जाते हैं, जब वो निकलते हैं, तो क्या एक नया राहुल गांधी, एक नई सोनिया गांधी, कांग्रेस फिर से री इमर्ज हो सकती है? देखिए दीपक जी, कांग्रेस की स्थिति क्या थी? G23 की लड़ाई चल रही थी, आप आपस में इतने बुरी तरह से लड़ाइयां चल रही थी, तो कांग्रेस हमेशा खबरों में भी रहती भी थी तो इन लड़ाइयों के लिए रहती थी। राहुल गांधी 2014 से लगातार वो सवाल उठाते रहे हैं जो देश के लिए बाद में बड़ी समस्या बन के सामने आए। अब धीरे धीरे सभी लोग मानने लगे हैं कि राहुल गांधी जो बोलते थे वो सही बोलते थे। लेकिन तब राहुल गांधी को पप्पू करके एक मजाक के तौर पे लिया गया। राहुल गांधी दोनों तरफ लड़ रहे थे, एक तरफ सत्ता पक्ष से लड़ रहे थे, दूसरी तरफ अपने पार्टी की अंदरूनी विद्रोह से लड़ रहे थे। जगह जगह विद्रोह हो रहा था, कोई सुनने की स्थिति में नहीं था। एकाएक राहुल गांधी को ईडी का बुला लेता है और ये सारी कांग्रेस की अंदरूनी समस्या समाप्त हो जाती है, सारे कांग्रेसी एक हो जाते हैं और कांग्रेस को एक नया जीवन राहुल गांधी के ईडी के नोटिस के बाद मिला। ऐसा तो भी मुझे कम से कम एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते दिखाई देता है। महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस बिल्कुल बिखरी हुई थी, जिस राज्य का डीएनए कांग्रेस का था, वह कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी। आज कांग्रेस ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पे, जिले लेवल पे यदि आंदोलित है तो इसका मतलब है लोग उठ के बाहर आ रहे हैं, कैडर उठ के बाहर आ रहा है। रही ईडी की बात, तो पूरे जनमानस में ईडी एक मजाक हो गया है। चुनाव होते से ही, अनाउंस होते से ही लोग इंतजार करते हैं कि अब इस राज्य में ईडी कब आएगा। आज जो तेवर थे राहुल गांधी की, या यूं कहो कि 2-3 दिन से जो तेवर हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी में, अगर हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करिए, जेल भेजिए। ये जो एक टोन है कि डरते हैं नरेंद्र मोदी और मैं घबराता नहीं हूं, और जो डरते हैं वही धमकाते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी और अंबानी और अडानी, ये 4 आदमी का नेक्सस है। ये जो है सत्ता हाथ में लेना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं अपने अपने फायदे के लिए। और उन्होंने कहा कि मतलब हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी की कि वो हमें धमका सकें, डरा सकें। मैं डरने वाला नहीं हूं, जो करना है कर लें। इसका थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या है वो जो तेवर है? इनडायरेक्टली जब शुद्ध हिंदी में कहूं, आम बोलचाल की भाषा में, तो इस सरकार को गर्म तवे पे डाल रहे हैं ताकि सरकार रिएक्ट करे और इनको अंदर करे। ये जानते हैं कि ये जब जेल में जाएंगे तो ये बहुत बड़े हीरो बन के उभरेंगे। सवाल भ्रष्टाचार का नहीं है। सवाल यदि भ्रष्टाचार का है तो ऐसे असंख्य भ्रष्टाचार के केसेस बीजेपी के नेता के खिलाफ भी हैं। उनकी कल तक प्रॉपर्टी क्या थी, क्या थे अमित शाह, क्या था अमित शाह का परिवार, आज क्या है अमित शाह का परिवार? ऐसा कौन सा, मतलब आईआईएम अहमदाबाद में तो इनको फैकल्टी होना चाहिए। इतने कम समय में यदि इतना टर्नओवर आप हासिल करते हैं तो फिर मधेपुरा बैंक का भी लोगों को पता है कि 1600 करोड़ रुपए का पूरा गबन अभी तक पता ही नहीं पड़ गया, कहाँ किसने किसी को क्लीन चिट दी और एफिडेविट कहाँ गायब हो गए और कहाँ जल गए, कहाँ गुम गए। ये सारे कांड निकलेंगे बाहर। ऐसा नहीं कि लोगों के भाऊ नजर में एक नहीं। सवाल और एक है कि मैं अभी देख रहा था, पूरा केस हिस्ट्री को देख रहा था नेशनल हेराल्ड की। 2015 में
ये केस जो रिवाइव हुआ 2014 में हुआ, जब मोदी जी ने शपथ ले ली, और पहला जो समन भेजा गया 26 जून को भेजा गया है 2014 को, और 1 अगस्त 2014 को जब मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी जिनको मिल चुकी थी, उसके बाद ईडी को ये केस दिया गया। ईडी ने जांच शुरू करी, फिर कुछ जांच बढ़ी और फिर ये जांच रुक गई। अब सवाल ये कि 2016 के बाद ये जांच ठंडे बस्ते में चली गई। आज 2022 है, 2 साल बाद देश का फाइनल होना है, यानी 6-7 साल बाद, या यूं कहें कि एक जमाने के बाद ये झाड़ पोंछ कर ये नेशनल हेराल्ड की फाइल, गांधी परिवार की फाइल आज क्यों निकाली जा रही है? ईडी आज क्यों इस फाइल को झाड़ पोंछ के जो है इस पर कार्रवाई करना चाह रहा है? उसका एक कारण है दीपक जी, क्योंकि यदि आप पूरा विपक्ष देखें तो मैं ये नहीं कहता हमारी रीजनल पार्टीज अपने रीजनल चीजों के लिए ज्यादा बिजी है। राष्ट्रीय स्तर पे लेफ्ट हो या कांग्रेस, ये दो ही पार्टियां बची हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे लगातार सवाल उठा रही। और राहुल गांधी निर्विवाद रूप से, चाहे चाइना का भारत में आना हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे गिरता हुआ रुपया हो, कोविड हो, इन तमाम बातों पे वो लगातार लगातार सवाल उठाते रहे हैं। जिन सवालों पे ये ठहाका मारते थे, वही सवाल हिमालय जैसे बड़े बनकर इस देश के सामने समस्या बनकर खड़े हो गए। फिर आज आम आदमी को भी सुनना पड़ता है। आम आदमी भी बोलने लगा है, यार राहुल झूठ तो नहीं बोलता, मतलब राहुल ने कुछ गलत तो बोला नहीं, अभी तक तो राहुल सही बोलता है। जब ये आम आदमी बोलता है कि अभी तक तो राहुल सही बोलता है, इसका मतलब राहुल ने उठाए हुए सवाल सही है। समय की अपनी सीमा है। एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि अंदर की बात यह है भाजपा में कि एक धड़ा भाजपा का है जो मोदी जी से कह रहा है कि अगर आप गांधी परिवार को इस मामले में भेजोगे, जो मेरिट पे बहुत स्ट्रांग नहीं है, पर्सनल करप्शन का केस नहीं है, ये कुछ वित्तीय प्रोसीजर्स में गलतियां हुई हैं, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स में गलतियां हुई हैं, ये कोई पर्सनल करप्शन का केस नहीं है। नेशनल हेराल्ड तो एक लॉस में चलता हुआ अखबार था और तनख्वाह देने के लिए, ग्रेचुटी देने के लिए पैसे लिए गए थे। एक तरफ उनसे ये कहा जा रहा है कि केस बहुत मेरिट पर नहीं है, पर्सनल करप्शन का नहीं है, तो मोदी जी अगर इसमें आप जेल भेज देते हैं तो इससे पार्टी को, बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस स्ट्रांग हो जाएगी। और इस वजह से मोदी जो है वो दुविधा में है, लेकिन अमित शाह की जो लॉबी है वो उनको प्रेशराइज कर रही। तो क्या बीजेपी में अभी भी डिलेमा है? बीजेपी में अभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है? मैं ये जानना चाह रहा था। दीपक जी, आपके पास समय की कमी है, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेके भी करना चाहूंगा। देखिए, 80% भाजपाई ये जानते हैं कि यदि ये दोनों लोग अरेस्ट हो जाएंगे तो ये बहुत बड़े हीरो हो जाएंगे, पार्टी बहुत जबरदस्त रूप से खड़ी हो जाएगी। अभी मरणासन्न स्थिति में है, इसको मरणासन्न स्थिति में रहने दिया जाए। नरेंद्र मोदी भी कुछ हद तक ये मानते हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक है? सवाल ये है। क्या नरेंद्र मोदी जो चाहते वही अमित शाह करते, या अमित शाह कांग्रेस को खड़ा करना चाहते? इसका मैं एग्जैक्टली जो महाराष्ट्र के राजनीति में हुआ उसी का रिप्लिका यहां होते हुए दिखाई देता है जी। तो कहीं छोटे वर्सेस बड़े की तो लड़ाई नहीं है, कहीं सक्सेशन की तो लड़ाई नहीं है, 2024 के बाद कौन इसकी तो लड़ाई नहीं है, कहीं गुजरात में मंत्रिमंडल में एक भी मंत्री इनके लॉबी का नहीं बनाया, कहीं उसकी नाराजगी तो नहीं है। कहीं ये भी बातें चल रही है कि उनको गुजरात का मुख्यमंत्री बना के भेज रहे, तो क्या उनको राष्ट्रीय राजनीति से समाप्ति की ओर भेजने का प्रयास है? क्या ये प्लानिंग जो बीच बीच में उड़ती है, क्या उनको फिर एक मार्जिनलाइज रोल में अदा करने के लिए भेजा जा रहा है? ये भी एक बीजेपी की अंदरूनी चर्चा है। तो इसके पीछे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी बहुत हावी है, इसके पीछे पर्सनल वेंडेटा भी बहुत हावी है। तो कई परिप्रेक्ष्य में देखते हुए एक लॉबी चाहती कि किसी भी हालत में अंदर करो, और एक लॉबी चाहती कि नहीं, अभी ये मरणासन्न स्थिति में है तो इनको निगलेक्ट करो। निगलेक्ट करो कहने वाले बहुत है जो भाजपाई है, और अंदर करने वाले वो लोग हैं जिन्हें 2024 के बाद अपना पॉलिटिकल फ्यूचर और ब्राइट करना है। बस ये दो लॉबियां हैं और कुछ नहीं। और जब आपने अशोक वानखेड़े को सुना तो ये चीज़ तो आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं ये जो केस है नेशनल हेराल्ड का, बहुत ज़्यादा इसमें दम नहीं है।
और शायद इसीलिए राहुल गांधी खुला चैलेंज दे रहे हैं कि जो कुछ करना है मोदी कर ले, मैं डरता नहीं। डरता है धमकाने वाला, यानी उल्टा वो कह रहे हैं कि मोदी और शाह डर रहे हैं, मैं नहीं डर रहा हूँ। और शायद यहाँ मैं कहूँगा कि अशोक वानखेड़े से भी ज़्यादा तेवर राहुल गांधी के दिखे आज। मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं डरता नहीं हूं, तो मैं अपना काम करूंगा, लोकतंत्र के लिए खड़े होने का काम करूंगा, महंगाई का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, बेरोजगारी का मुद्दा उठाने का काम करूंगा, और मेरे ऊपर और आक्रमण होंगे। यह सच्चाई है। और जो धमकाता है वो डरता है। तो राहुल गांधी के आपने तेवर देखे, और उधर मोदी और शाह को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, क्योंकि दोनों ही स्थिति में, छोड़ने में मारने में, दोनों ही स्थिति में हीरो राहुल गांधी बन रहे हैं। क्योंकि अगर जेल भेजते हैं तो एक नए लीडर के तौर पे मर्ज होते हैं, और अगर उनको छोड़ दिया जाता है तो लोग कहेंगे कि ये शाह और मोदी नाटक कर रहे थे, भ्रष्टाचार का कुछ नहीं किया इन्होंने, कोई सबूत नहीं इनके पास। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं जो बाजी है वो मोदी और शाह के हाथ से जैसे निकल रही हो। बहरहाल देखते हैं आगे एक्शन क्या होता है, और जो भी एक्शन होगा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको मैं सही खबर, अंदर की खबर बताऊं, वो खबर जो गोदी मीडिया नहीं आपको बताती है। तो ये था आज का वीडियो। फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। लेकिन नमस्कार करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और बेल आइकन क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार।